Question number 24th. Which of these errors affect agreement of trial balance? इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करता है? ओमिशन ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ बैलेंसिंग, एरर्स इन टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस, ऑल ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अगर आप एंट्री करना भूल गए, ठीक है, बैलेंसिंग आपने सही नहीं किया, एरर कर दिया, फिर एरर इन टोटली, तो ये सारे के सारे एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करेंगे. तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द एरर्स विल अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? इनमें से कौन सा एरर सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करता है? एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ऑल द थ्री. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द थ्री. ठीक है, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर्स विल अफेक्ट वन अकाउंट, तो एरर ऑफ कास्टिंग भी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, एरर ऑफ पोस्टिंग भी एक अकाउंट को अफेक्ट करता है. तो ऑल द थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. रिन्यूअल फीस फॉर पेटेंट इज अ, पेटेंट के लिए जो पेटेंट राइट्स होती है कंपनी की, उसकी जो रिन्यूअल फीस होती है वो कौन से कैटेगरी में आती है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होती है? वी हैव फोर ऑप्शंस. It's a capital expenditure, it's a deferred revenue expenditure, it's revenue expenditure, और it's a development expenditure. तो जो रिन्यूअल फीस होती है पेटेंट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज क्लासिफाइड एज. जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चौथा है नन ऑफ द अबव. तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग वेजेस इज क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल इज अ. अगर सिनेमा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम अगर कोई भी खर्चा करते हैं, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ठीक है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम एक बार खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और अपने असेट में खर्च कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी फ्यूचरिस्टिक अर्निंग कैपेसिटी और इंक्रीज करेगी. तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो भी हमने अपने सिनेमा हॉल में जो पैसे खर्च किए ताकि हम सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक. जैसे ही हमने एक नया ट्रक खरीदा और उसके बाद तुरंत बाद हमने क्या किया, 2500 इज पेड टू हैव द नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम लगाने के लिए उस ट्रक के ऊपर हमने 2500 रुपए खर्च किया. एंड द अदर एडवर्टाइजिंग मटीरियल्स प्रिंटेड ऑन द ट्रक, और बाकी जो एडवर्टाइजिंग मटीरियल है ना वो ट्रक में प्रिंट कराने के लिए हमने 2500 रुपीज खर्च किए. तो दिस 2500 इज अ, तो ये 2500 रुपए कौन से खर्चे हैं? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नन ऑफ द अबव. तो जैसे कि एडवर्टाइजिंग मटीरियल आ रहा है, तो जहां पे एडवर्टाइजमेंट आता है वो किस कैटेगरी में चला जाता है? वो सीधा सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला जाता है. ठीक है, आप देखिएगा सेल्स प्रमोशन अगर किया जा रहा है या एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो वहां पे कोई भी खर्चा हो रहा है ना, तो रेवेन्यू नेचर का होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा आंसर में ये बात कही गई है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं होता. मतलब कैपिटल नहीं होगा तो रेवेन्यू नेचर का होगा या कुछ और होगा. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमेशा याद रखिएगा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वेजेस पे किया जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है.
तो पहला ऑप्शन है, होता है। दूसरा, रिपेयर्स ऑन अ सेकेंड हैंड मशीनरी रिसेंटली परचेज, अगर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी रिसेंट में खरीदा है और उसमें कुछ रिपेयर किया है तो इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तीसरा है परचेज ऑफ न्यू स्पार्क प्लग फॉर अ 2-year ओल्ड कार, तो 2-year ओल्ड कार इज योर फिक्स्ड एसेट, उसको चलाने के लिए आपने क्या किया, आपने एक स्पार्क प्लग खरीद लिया, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला गया। और लास्ट में कह रहे कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर इज नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। पहला कह रहे परचेज अ पेंसिल शार्पनर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2, 2 रुपए का आपने शार्पनर खरीद लिया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलिंग एन एस्केलेटर एट कॉस्ट ऑफ 5 लाख इन अ 3-story बिल्डिंग विच हैज प्रीवियसली बीन यूज्ड विदाउट एस्केलेटर्स, बिना सीढ़ी मतलब बिना लिफ्ट की बिल्डिंग में आपने क्या किया, आपने एस्केलेटर लगा दिया, ठीक है। पहले सीढ़ियां इस्तेमाल हो रही थी, अब एस्केलेटर यूज करना शुरू कर दिया, तो ये जो बिल्डिंग है इसमें जो आपने एस्केलेटर लगाया जिसमें 5 लाख रुपए खर्च किया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीसरा है पेंटेड डिलीवरी ट्रक एट द कॉस्ट ऑफ 5,000 आफ्टर 2 years ऑफ यूज, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीसरा कह रहे हैं 2,000 इज स्पेंट फॉर माइनर ऑल्टरेशन इन बिल्डिंग, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपने 5 लाख रुपए खर्च किया बिल्डिंग में एस्केलेटर लगाने के लिए, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और ये आप एक बार करोगे, बार बार रिपीटेड नेचर का नहीं होगा, बार बार आप शार्पनर खरीद सकते हो, ठीक है, बार बार आपको पेंट कराना पड़ेगा, ठीक। और लास्ट में कह रहे हैं माइनर ऑल्टरेशन, यहां ध्यान से देखिएगा, इट्स अ माइनर ऑल्टरेशन, यहां पे आपने बहुत बड़ा पैसा खर्च कर दिया बिल्डिंग में, ठीक है, ताकि लिफ्ट लग सके और काम और अच्छी तरीके से हो सके, लोग जल्दी आ जा सकें, जल्दी जल्दी काम कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एक 5 लाख रुपए खर्च करके आपने जो एस्केलेटर लगाया है बिल्डिंग में, चलने वाली सीढ़ियां लगा दी, ठीक, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, मतलब पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट्स इज अ, देखिए अगर मैं कोई किताब लिखता हूं तो मुझे कहा जाएगा ऑथर, और मैं किसी पब्लिशिंग हाउस के पास जाकर के उसे पब्लिश कराऊंगा, तो पब्लिशर क्या करेगा, उसको पहले देखेगा कि हाँ ये पब्लिश होने काबिल मटेरियल है कि नहीं, फिर वो मुझसे पूछेगा, क्योंकि ऑथर मैं हूं, मेरे पास पूरे राइट्स हैं, कॉपीराइट्स मेरे पास है, कि आप कॉपीराइट्स बेचेंगे या रॉयल्टी लेंगे। तो बुक्स में 2 चीजें होती हैं, या तो रॉयल्टी होता है या तो कॉपीराइट्स होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिकली हम 2 टॉपिक की बात करते हैं, एक कॉपीराइट्स हो गया, दूसरा रॉयल्टी हो गया, ठीक। रॉयल्टी का मतलब जितनी किताबें बिकेंगी उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा, ऑथर को मिलेगा, या तो मैं पूरा का पूरा कॉपीराइट पब्लिशर को बेच दूं, फिर मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस जो मैंने बेचा उसमें जो पैसा मिला वही मेरा होगा। तो इन्होंने बोला कि एक पब्लिशर क्या कर रहा है, पब्लिशर एक बुक का कॉपीराइट अक्वायर कर रहा है, उसमें जो खर्चा हो रहा है वो किस नेचर का है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि एक बार खर्चा किया जा रहा है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंसेस, ठीक, एक्सपेंसेस इनकर्ड, देखिए एक्सपेंडिचर एक बार होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है, रेयरली होता है, मतलब 1 साल में एक बार हुआ है, 2 साल में एक बार हुआ या 5 साल में एक बार हुआ, उसको एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं। एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्च किया गया वो किस चीज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आपने रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ अभी खर्च कर दिया ना, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर के रेवेन्यू बढ़ेंगे। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो नई टेक्नोलॉजी लेकर किया है उससे भविष्य में आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है।
तो अभी जो आपने खर्च कर दिया इट्स अ एक्सपेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन अमाउंट ऑफ 15,000 spent on a lawyer's fees to defend a suit for claiming that the factory site belongs to the plaintiff land। ठीक है, हमने क्या किया कि प्लेंटिफ का मतलब समझिएगा, प्लेंटिफ का मतलब होता है समवन हु मेक्स अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट समवन एल्स इन अ कोर्ट। ठीक है, तो प्लेंटिफ का मतलब किसी ने लीगल कंप्लेंट कर दी है और ये कहा है कि जो हमारी फैक्ट्री की जो जमीन है वो फैक्ट्री की नहीं है। ठीक है, वो मान लीजिए वो हमारी जमीन नहीं है जिस जमीन पे फैक्ट्री बनी है हमारी। तो यहां पे हमने अपने लॉयर को 15,000 रुपीज दिया है ताकि वो हमारे साथ हमारे बिहाफ पे वो केस लड़ करके आगे काम करे। तो ये जो 15,000 एज ए लॉयर को हमने इस चीज की जो फीस दी है ये कौन सा खर्चा है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो इसकी बात अगर हम करें तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इससे हमारा मतलब जो कामकाज है वो बढ़ेगा तो नहीं, उससे तो कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीट। तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आता है, कौन सा एग्जांपल रेवेन्यू रिसीट है? पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हेल्ड विद द बैंक, बैंक में जो एफडी किया है उसका जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है क्या वो हमारा रेवेन्यू रिसीट है? दूसरा क्या है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय हेल्थ क्लब। तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन रेज्ड बाय पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक टू ऑगमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और चौथा है नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर नन क्यों हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन सही आंसर नन ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू। अगर हम गलत क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पहला ऑप्शन है अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा है डिस्टॉर्शन इन करंट रेशियो। और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हमारा प्रॉफिट लॉस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब अंडर स्टेटमेंट मतलब कम भी दिखाया जा सकता है, ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ करके भी आ सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है, दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल प्रॉफिट। इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम पे किया गया है क्या वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट है? दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तीसरा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। चौथा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द शेयर्स हेल्ड एज अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनी एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ ट्रेडर इज। अब एम्बेजल्ड का मतलब होता है स्टील। अगर किसी एम्प्लॉय या किसी ट्रेडर ने, मतलब ट्रेडर के किसी एम्प्लॉय ने अगर कोई पैसा चुरा लिया तो वो क्या, कौन सा कैटेगरी में जाएगा? वो क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो कैपिटल लॉस है, क्या वो रेवेन्यू लॉस है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू लॉस। खर्चा तो है नहीं, खर्चा थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, खर्चा करने से कुछ मिलता है, कुछ बेनिफिट आता है, मतलब कुछ आता है कुछ जाता है, लेकिन लॉस में तो जाता ही है, तो इट्स अ रेवेन्यू लॉस। ठीक है, पैसा लेके भाग गया। अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। शेयर को जब इश्यू करते हैं तो उसमें अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो ये कौन सा एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है? तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is an example of revenue expenditure, it is an example of deferred revenue expenditure, it's an example of general expenditure। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है इट्स अ deferred
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीधा सीधा। लेकिन एक मिनट जरा ध्यान से देखिएगा। अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years। ठीक है, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल नेचर का तो है नहीं। ठीक है, तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहे हैं कि उसका जो बेनिफिट मिलेगा ना वो नेक्स्ट 3 years तक मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट 3 years का मतलब अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब फ्यूचरिस्टिक, तो डिफर्ड का मतलब ये होता है फ्यूचरिस्टिक, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में बढ़ करके मिलेगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, मिलता चला जाएगा। तो अगर हम अभी एडवर्टाइजमेंट पे कुछ खर्चा करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में अगर हमें बेनिफिट मिलता है तो एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्योंकि 3 साल बोला गया है तो इट्स अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया जा रहा है ताकि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अभी आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और जब ये खर्च अभी आप खर्चा कर रहे हो तो जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, जब बिकना शुरू हो जाएगा तो वहां से जो आपको पैसा मिलेगा तो फ्यूचर का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन डेफर्ड का मतलब उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट बिलोंग टू रेवेन्यू आइटम। इनमें से कौन सा आइटम रेवेन्यू आइटम नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, तीसरा सेल ऑफ गुड्स, चौथा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम, इट्स अ कैपिटल आइटम, कैपिटल नेचर का है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, erection expenditure of a new plant and machinery is a capital expenditure। अब पहले के भी हमने क्वेश्चंस में देखा है कि अगर हम अपने प्लांट में या मशीनरी में या बिल्डिंग में इरेक्शन का कोई खर्चा करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, उसका एक फ्लोर इंक्रीज करते हैं, कुछ भी हम बढ़ाते हैं, तो ये जो भी खर्चा होता है प्लांट का खर्चा, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको और कुछ देखना ही नहीं है, बस देख करके आप टिक लगा दो। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन ही देख करके समझ जाइए कि ये कौन सा खर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर पुरानी मशीनरी का रिपेयर में अगर हमने कोई खर्चा किया है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो लगभग हर साल, जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो सर्विसिंग कराते हैं, खराब भी होती है तो रिपेयर भी कराते हैं, तो वो कैपिटल नेचर का नहीं है। मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा वो खर्चा होता है जिससे उस मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, उसके रिपेयर में कुछ पैसा खर्च किया ताकि वो काम कर सके, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लीगल एक्सपेंसेस फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग इज। बिल्डिंग को परचेज करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप क्या खरीद रहे हैं, आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं। बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने लीगल, जैसे स्टैम्प पेपर में रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस दिए जाते हैं, इट्स अ लीगल एक्सपेंस। तो उसको बिल्डिंग को अक्वायर करने के लिए जो आपने लीगल पैसे चार्जेस भरे, जो कि एक बार आप भरोगे, बार बार तो भरना नहीं, हर साल तो भरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग परचेज करने के टाइम आप एक बार भर रहे हो, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीगल एक्सपेंसेस फॉर द इश्यू ऑफ शेयर इज। शेयर को इश्यू करने के टाइम जो लीगल एक्सपेंडिचर होता है, लीगल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? इट्स अ कैपिटल लॉस, इट्स अ रेवेन्यू लॉस, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इशू करने के टाइम जो खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस जो खर्च किए जा रहे हैं शेयर्स को इशू करने के टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट्स नॉट अ लॉस। ठीक है, और ये बार बार तो किया नहीं जा रहा, तो ये रेवेन्यू नेचर का भी नहीं हुआ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्लिगेशन इट्स नॉट प्रोबेबल। जब ऑब्लिगेशन प्रोबेबल नहीं है, कंटिंजेंट है। ठीक है,
मतलब कंटिंजेंट का मतलब होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी एंड कैन नॉट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी, इट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ऑब्लिगेशन है या नहीं हम नहीं बता सकते, क्या हमें पे करना है नहीं करना है हम नहीं बता सकते, लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी नहीं बता सकते, आएगी तो कितनी आएगी नहीं बता सकते। तो ये मतलब टोटली बात कर रहे हैं कंटिंजेंट की, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। अभी की लायबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली इज टर्म्ड एज, ठीक है, जिसे हम अभी भरोसे के साथ मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रोविजन बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो देखिए ये प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अनसर्टेन अमाउंट होता तो लायबिलिटी हो जाता, सॉरी अगर सर्टेन अमाउंट होता तो लायबिलिटी हो जाता, तो इट्स नॉट अ लायबिलिटी। कंटिंजेंट का मतलब होगा कि नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोविजन, ठीक है। आपको मालूम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आपको मालूम चल जाता है कि भैया ये यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा तो चलो इसका प्रोविजन बना लें। तो इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली इज टर्म्ड एज प्रोविजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा contingent assets usually from arise unexpected event which give rise to। contingent asset जो यूजुअली अराइज हो रहा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चार ऑप्शन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी, दूसरा द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, आउटफ्लो है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात होगी, ठीक है, यहाँ पे कंटिंजेंट एसेट कह रहे हैं तो इनफ्लो ही हो सकता है, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब आप क्वेश्चन समझिएगा कि कंटिंजेंट एसेट की बात कर रहे हैं, कंटिंजेंट का मतलब कोई इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर होता है तो उससे क्या होगा, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी होगी बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने की, पैसे इनफ्लो आने की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो लेक्चर का, कंटिंजेंट एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा जो कंटिंजेंट एसेट है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते नहीं है। देखिए कंटिंजेंट एसेट का मतलब, कंटिंजेंट का मतलब अभी बताया, जैसे कि कंटिंजेंट का मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और एसेट का मतलब हमारे एसेट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भविष्य में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो हम इसे नहीं लिखेंगे, जब आ जाएगा तो नोट डाउन करेंगे, अभी हम कैसे लिख दें। और कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब ये भी होता है कि कितना अमाउंट से बढ़ेगा ये भी हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हम किस कॉन्सेप्ट द्वारा इसे हम नोट डाउन नहीं करते हैं। तो पहला मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के थ्रू या नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम कंटिंजेंट एसेट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। आई जस्ट होप इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।